नमस्ते। दुनिया की चार सबसे बड़ी ताकतों के बारे में सोचिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये सभी पावरफुल हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये देश खुद को चलाते कैसे हैं? शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इनके सरकारी कामकाज के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्यों है? कैसे ये चार देश जो पूरी दुनिया पर इतना असर डालते हैं, सरकार चलाने के इतने अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इन चार देशों और उनके सिस्टम से शुरू करेंगे। फिर उनके संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और सरकारी मशीनरी को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ सिविल सर्वेंट्स कैसे तैयार होते हैं, पावर और जवाबदेही का सिस्टम कैसे काम करता है, और आखिर में भविष्य में इन सरकारों का क्या होगा, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है चार राष्ट्र, चार प्रणालियां। ये चारों देश असल में सरकार चलाने के चार अलग-अलग फलसफों को दिखाते हैं। यूके, जहां से संसदीय लोकतंत्र यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल निकला। अमेरिका, जो शक्तियों के बंटवारे का सबसे बड़ा उदाहरण है। फ्रांस, एक मजबूत और सेंट्रलाइज स्टेट की मिसाल है। और चीन, वो तो एक बिल्कुल ही अलग, एक पार्टी के शासन वाले डेवलपमेंटल मॉडल पर चलता है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये देश काम कैसे करते हैं, हमें इनकी बुनियाद में जाना होगा, इनके संवैधानिक डीएनए को देखना होगा। क्योंकि किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन उसके संविधान, इतिहास और उसकी राजनीतिक संस्कृति की ही तो पैदाइश होता है। ये स्लाइड ब्रिटेन और अमेरिका के बीच का बुनियादी फर्क दिखाती है। ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, वो एक पेड़ की तरह है जो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ा है। वहां संसद ही सबसे ऊपर है। दूसरी तरफ अमेरिका का संविधान एक ब्लूप्रिंट की तरह है, लिखित और सोच समझकर चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया, ताकि कोई भी एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। अब फ्रांस और चीन पर नजर डालें। फ्रांस में स्टेट यानी लेता का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, उसे समाज का रखवाला माना जाता है। वहीं चीन में स्टेट और कम्युनिस्ट पार्टी एक ही चीज हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। वहां तो संविधान खुद पार्टी को सरकार से ऊपर रखता है और सब कुछ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के सिद्धांत पर चलता है। मतलब फैसला होने से पहले आप बहस कर सकते हैं, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो आपको उसे मानना ही होगा। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि इन सरकारों का इंजन आखिर चलता कैसे है। मतलब असल में फैसले लेने की ताकत है किसके पास? ये बार ग्राफ देखिए, ये बताता है कि कौन किसके लिए जवाबदेह है। यूके में चेन सीधी है, ब्यूरोक्रेसी कैबिनेट को और कैबिनेट संसद को जवाब देती है। लेकिन अमेरिका में मामला बहुत उलझा हुआ है। वहां ब्यूरोक्रेसी के दो मालिक हैं, राष्ट्रपति और कांग्रेस। और फ्रांस में तो एक अनोखी डुअल एग्जीक्यूटिव है, जहां राष्ट्रपति बड़ी नीतियां तय करते हैं और प्रधानमंत्री रोजमर्रा का काम देखते हैं। चीन का सिस्टम तो और भी पेचीदा है। सोचिए, आप एक स्थानीय अधिकारी हैं, आपको ऊपर से यानी मंत्रालय से भी एक आदेश ट्याओ मिलता है, और साइड से यानी आपके लोकल पार्टी बॉस क्वेस से भी। और कई बार ये दोनों आदेश एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। इसी टकराव की वजह से चीन में अक्सर नीतियां कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर जमीन पर उतर नहीं पाती। कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे चलाने वाले लोग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन देशों में सिविल सर्वेंट्स की भर्ती और ट्रेनिंग कैसे होती है और उनका कल्चर कैसा है। अमेरिका की कहानी देखिए, बड़ी दिलचस्प है। पहले वहां स्पॉइल सिस्टम था, मतलब जो चुनाव जीता वो अपने लोगों को नौकरियां बांट देता था। फिर 1883 के पेंडल्टन एक्ट ने इसे बदलकर मेरिट बेस्ड कर दिया। लेकिन आज भी हर नया राष्ट्रपति लगभग 4000 पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करता है, जिससे परमानेंट ब्यूरोक्रेसी और इन नए लोगों के बीच हमेशा एक खींचतान बनी रहती है। अब फ्रांस की बात करें, दशकों तक वहां ENA नाम की एक एलीट संस्था थी जो देश के टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स और लीडर्स तैयार करती थी। लेकिन इस पर आरोप लगते थे कि यह सिर्फ अभिजात वर्ग का क्लब है। इसीलिए सिस्टम में और ज्यादा डाइवर्सिटी लाने के लिए हाल ही में इसे बंद कर दिया गया और इसकी जगह INSP नाम की एक नई संस्था बनाई गई है। ये टेबल समझिए इन चारों सिस्टम का पूरा निचोड़ है। यूके जनरलिस्ट यानी हरफनमौला ब्यूरोक्रेट्स चाहता है, अमेरिका स्पेशलिस्ट पर जोर देता है, फ्रांस एक टेक्नोक्रेटिक यानी तकनीकी रूप से माहिर एलीट क्लास पर निर्भर है, और चीन वहां पॉलिटिकल लॉयल्टी यानी राजनीतिक वफादारी सबसे ऊपर है, उसके बाद ही काबिलियत देखी जाती है। इससे पता चलता है कि हर देश के लिए एक आइडियल सरकारी अफसर का मतलब क्या है। तो इतनी ताकतवर नौकरशाही को कंट्रोल में कैसे रखा जाए? जवाबदेही कैसे तय हो?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए देखें कि ये 4 देश इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। यहाँ कानून को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। यूके और अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है, मतलब अगर सरकार आपके साथ कुछ गलत करती है तो आप उसी आम अदालत में जाते हैं जहां कोई भी जाता है। लेकिन फ्रांस में एक अलग ही सिस्टम है। वहां सरकार के खिलाफ मामलों के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे रेफरी के लिए नियमों की एक अलग किताब हो। चीन का मॉडल तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ जवाबदेही अदालतों से पहले पार्टी के अंदर तय होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर किसी अफसर पर कोई आरोप लगता है तो पहले पार्टी का डिसिप्लिन कमीशन यानी CCDI उसकी जांच करता है और सजा तय करता है। जब पार्टी की ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तभी मामला सरकारी अदालतों में जाता है, यानी असल में पार्टी ही जज और ज्यूरी है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? इन सभी मॉडलों का भविष्य क्या है? क्योंकि ये सभी एक तेजी से बदलती दुनिया और उसकी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हर सिस्टम की जो सबसे बड़ी ताकत है, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती जा रही है। यूके का लचीलापन, अमेरिका के चेक्स एंड बैलेंस, फ्रांस का ताकतवर स्टेट और चीन का तेज डेवलपमेंट मॉडल, ये सभी आज अपनी ही खूबियों की वजह से एक नए तरह के तनाव का सामना कर रहे हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, AI, बिग डेटा और क्लाइमेट चेंज की इस नई दुनिया में कौन सा मॉडल सबसे बेहतर साबित होगा? एक ऐसा मॉडल जो चेक्स एंड बैलेंसेस यानी शक्तियों के बंटवारे पर बना है, या वो जो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पर बना है? दुनिया की दिशा शायद इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी, और इसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।